पिछले वीडियो में हमने पढ़ा पौधों के आर्थिक महत्व, पादपों के आर्थिक महत्व। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जंतुओं के आर्थिक महत्व। इसमें हम पहले पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन, इम्पोर्टेंट है। मधुमक्खी पालन कहा जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पादपों में परागण की क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कीट है। परागण क्या होता है? पराग कणों का परागकण प्राप्त होते हैं पुंकेसर से, नरजननांग पुंकेसर, और दूसरा होता है मादा जननांग पुष्प में, जिसके 3 भाग होते हैं। एक तो होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो पराग कणों का पुंकेसर में पराग कण पाए जाते हैं। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना परागण नहीं, हाँ परागण कहलाता है, परागण क्रिया कहलाती है। तो इससे मनुष्य को दोहरा लाभ होता है। एक तो परागण की क्रिया आसानी से होने के कारण फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। मधुमक्खी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठेगी जाकर, तो उससे क्या होता है? पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना होता है, जिससे परागण क्रिया हो जाती है, जिससे निषेचन होता है और फल बीज बनते हैं, जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है। और मधुमक्खी से प्राप्त शहद का उपयोग मनुष्य हजारों वर्षों से करता आया है। यह उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ होने के साथ साथ औषधि के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। शुद्ध शहद लंबे समय तक खराब नहीं होता, अतः इसे परिरक्षक के रूप में भी काम में लिया जाता है। जैसे नमक को लेते हैं अचार को खराब होने से बचाने में, ऐसे ही शहद को भी परिरक्षक के रूप में काम में लिया जाता है। मधुमक्खी की किस्में होती हैं, एक तो एपिस डोर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, और छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। नर, रानी, श्रमिक। नर केवल जनन का कार्य करता है, रानी अंडे उत्पन्न करती है, श्रमिक भोजन इकट्ठा करना, सुरक्षा करना। तो अंडों से किस प्रकार की मक्खी बनेगी, ये उनको दिए जाने वाले भोजन पर निर्भर है। अनिषेचित अंडों से तो बनती है नर मधुमक्खी, ड्रोन बनेंगे। निषेचित अंडों से रानी और श्रमिक बनती हैं। इनमें केवल पोषण का अंतर ही होता है। यदि अंडों से जो निकलेंगे लार्वा, उनको रॉयल जेली खिला दी जाए तो रानी बनती हैं, और बी ब्रेड खिलाने पर श्रमिक बनते हैं। तो प्राचीन समय से प्रकृति में मिलने वाले मधुमक्खी के छत्तों से शहद तथा मधुमोम प्राप्त किया जाता रहा है। वर्तमान समय में कृत्रिम रूप से छत्तों में मधुमक्खी को पालकर बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। तो ये वीडियो भी इम्पोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। रेशम से कपड़े बुनने की प्रक्रिया का प्रारंभ सर्वप्रथम चीन में हुआ। रेशम कीट का जीवन परिचय। ऐसे कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं उन्हें रेशम कीट कहते हैं। और इनमें एक प्रजाति होती है जो शहतूत की पत्तियों पर वृद्धि करती है, बोम्बैक्स मोराई, ये प्रमुख है। रेशम कीट कौन सा प्रमुख है? शहतूत की पत्तियों पर वृद्धि करने वाला बोम्बैक्स मोराई। शहतूत का वैज्ञानिक नाम होता है मोरस एल्बस। वर्तमान में चीन व जापान के बाद रेशम उत्पादन के क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है। ये स्थान वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल पढ़ लें बस। और यह आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा
वर्ग में लेपिडोप्टेरा गण में आता है। संघ तो कौन सा है? ये बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। संघ बड़ा है, मतलब संघ एक बड़ा समूह है, उसे छोटा समूह होता है वर्ग। जैसे हम भारत में रहते हैं, भारत में राजस्थान में अलवर में, इस प्रकार से ऐसे ही ये क्या नाम है, रेशम कीट आर्थ्रोपोडा संघ में आती है। क्लास इंसेक्टा, वर्ग इंसेक्टा, और ऑर्डर या गण लेपिडोप्टेरा। तो ये अच्छी गुणवत्ता की रेशम का उत्पादन करता है, अच्छी क्वालिटी की रेशम देता है। भारत में इसकी एक वर्ष में 2 से 7 तक पीढ़ियां तैयार कर ली जाती हैं। किसकी? बोम्बेक्स मोराई की। अंडज उत्पत्ति के बाद अंडे से लार्वा बाहर आता है। अंडे से क्या निकलेगा? लार्वा निकलता है, जिसे कैटरपिलर कहा जाता है। लार्वा में एक जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें रेशम ग्रंथियां कहते हैं। कैटरपिलर में क्या होती हैं? रेशम ग्रंथियां। जब ये पूर्ण विकसित हो जाती है, तब यह लार्वा की लंबाई से 5 गुना अधिक लंबी हो जाती है। रेशम का स्रवण द्रव के रूप में होता है, जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है। ये रेशम कीट दिखा रखा है बुक में। तो रेशम कीट के पूर्ण विकसित लार्वा की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है, तब यह भोजन करना बंद कर देता है। इसके पश्चात कोकून बनाना प्रारंभ कर देता है, कुकड़ी की तरह। जैसे धागे की लपेट कर कुकड़ी बनती है, कोकून बनता है, उसी प्रकार से ये भोजन बंद कर देता है और कोकून बनाना आरंभ कर देता है। अपने चारों ओर रेशम के धागों का स्रवण कर स्वयं पूर्णतः बंद हो जाता है। अपने चारों तरफ धागों को लपेटकर कोकून में खुद पूरी तरह बंद हो जाता है। कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय लार्वा प्यूपा कहलाता है, और कोकून लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबे रेशम के धागे का बना होता है। इतना लंबा धागा होता है, उसकी लंबाई 1000 से 1200 मीटर। एक कोकून का वजन होता है 1.8 से 2.2 ग्राम। रेशम प्रोटीन का बना होता है। इसका भीतरी भाग फाइब्रिन का एवं बाहरी भाग सेरिसिन प्रोटीन का बना होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेशम कीट पालन हेतु शहतूत के बाग लगाए जाने जरूरी हैं, क्योंकि शहतूत की पत्तियों पर वृद्धि करता है। उसके बाद है लाख कीट संवर्धन, लैक कल्चर। लाख का भी कीट होता है, महिलाएं पहनती हैं लाख के कड़े वगैरह। लाख कीट में क्या होता है? लाख ग्रंथियां पाई जाती हैं, लक्स ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके द्वारा रेजिन युक्त रालदार पदार्थ स्रावित होता है, जिसे लाख कहा जाता है। लाख के व्यापारिक उत्पादन हेतु लाख कीटों का पालन लाख संवर्धन कहलाता है, लैक कल्चर कहलाता है। विश्व में लाख के कुल उत्पादन का 80% भाग भारत पैदा करता है। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है लैसिफर लैका। ये छोटे आकार के रेंगने वाले शल्कीय कीट होते हैं, जो स्वयं द्वारा स्रावित लाख से बने आवरण में बंद रहता है। यह आवरण इसे सुरक्षित रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है। नर लाख कीट मादा से आकार में छोटे तथा गुलाबी रंग के होते हैं। ये केवल निम्फ अवस्था में ही लाख उत्पन्न करते हैं। मादा लाख कीट आकार में बड़ी होती है और अधिक लाख उत्पन्न करती है। ये मुलायम शाखाओं से चिपककर रस चूसना प्रारंभ करती हैं तथा अपने शरीर के चारों ओर लाख बनाना प्रारंभ कर देती है।
देश में प्रतिवर्ष इसकी 4 फसलें प्राप्त होती हैं। भारत में लाख उत्पादन का 50% भाग रंगीन फसल से प्राप्त किया जाता है। लाख उत्पादन की 2 विधियां प्रचलित हैं, पुरानी देसी विधि और आधुनिक विधि। पुरानी देसी विधि में क्या है, यह आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली बहुत प्राचीन तथा अवैज्ञानिक विधि है। इसमें लाख के पौधे को काटकर ही लाख एकत्रित की जाती है। कीट नष्ट हो जाने के कारण इस विधि से आगामी फसल को भारी हानि होती है। आधुनिक विधि यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें आगामी फसल की ज़्यादा हानि नहीं होती है, क्योंकि लाख एक साथ नए निकालकर बारी बारी से निकाले जाती है। इसका अनुसंधान भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची, बिहार में किया जाता है। तो ये रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, लाख संवर्धन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मछली पालन। भारत का विश्व में समुद्री भोजन उत्पादन की दृष्टि से 6ठा स्थान है मछली पालन में। मछलियों का उत्पादन खारे जल की तुलना में मीठे जल में अधिक होता है। अलवणीय या मीठे जल में मछली पालन के लिए कौन सी मछलियों का उपयोग किया जाता है? देसी मछलियों का। रोहू, कतला, मृगल, ये देसी मछलियां हैं मीठे जल में। कुछ उद्योगों में विदेशी मछलियां जैसे कॉमन कॉर्प का उत्पादन भी किया जाने लगा है। तो देसी मछलियां और विदेशी मछलियों के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ सकते हैं कि देसी नस्लें कौन सी हैं, ये किसमें पाई जाती हैं? मीठे जल में। रोहू, लेबियो रोहिता, कतला, मृगल, सिराइनस मृगला। विदेशी मछली कॉमन कॉर्प, साइप्रिनस कार्पियो। तो इनके लिए एक जलाशय बनाया जाता है। जलाशय निर्माण की दृष्टि से चिकनी मिट्टी वाले स्थान को जलाशय निर्माण की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। इस जलाशय का तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन, जल प्रवाह आदि नियंत्रित करके मछलियों का अधिक उत्पादन किया जाता है। इनके मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन क्या है? सूक्ष्म जलीय पौधे एवं जंतु, सूक्ष्म जलीय पादप एवं जंतु, तथा कृत्रिम भोजन कौन सा है? चावल की भूसी, गेहूं के चापड़, अनाज के टुकड़े आदि। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, कृषि विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। उसे कहते हैं पशुपालन। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का विशेष महत्व है। उसमें से दुग्ध उत्पादन का सर्वाधिक योगदान है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। विश्व में हमारा स्थान बकरियों की संख्या में दूसरा, भेड़ों की संख्या में तीसरा, कुक्कुट, मुर्गी आदि की संख्या में 7वां स्थान है। तो इसमें है एक तो डेयरी उद्योग प्रमुख है पशुपालन में। डेयरी उद्योग में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भैंस अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। भैंस की कुछ अच्छी नस्लें इस प्रकार हैं: जाफराबादी, मुर्रा, सुरती, भदावरी, मेहसाना आदि। तो ये इम्पोर्टेंट है नस्लें। इसी प्रकार गाय की उन्नत किस्में कौन सी हैं? गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणा। बकरी की कौन सी हैं? सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना, जमनापारी, ये अच्छी नस्लें हैं। अब उसमें नेक्स्ट है कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। अंडे व मांस, चिकन खाने के लिए आदिकाल से मुर्गी पालन की परंपरा रही है। विश्व में अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत का 5वां स्थान है। मुर्गियों के भोजन के लिए क्या दिया जाता है? मक्का, जौ, बाजरा, गेहूं, ज्वार आदि शामिल किए जाते हैं भोजन में। ऊन उद्योग भेड़ों से प्राप्त की जाती है।
भेड़ की देसी नस्लें हैं लोही, नली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी आदि। ऊन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश का महत्वपूर्ण राज्य है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ। एकल या निवही, अकेले या कॉलोनी में, एकल या निवही पोलिप जंतु जो सिलेंट्रेटा संघ के हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बना बाह्य कंकाल स्रावित करते हैं, जिसे कोरल या प्रवाल कहते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के जंतु होते हैं, या तो वह सिंगल रहते हैं या फिर कॉलोनी के रूप में रहते हैं। वो अपने शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कंकाल स्रावित करते हैं। जैसे पशुओं के ऊपर सींग वगैरह होते हैं, ऐसे ही ये कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल स्रावित करते हैं। कौन करते हैं? खासकर एंथोजोआ वर्ग के जीव। संघ कौन सा है? सिलेंट्रेटा। उसमें जो क्लास एंथोजो है उसके जंतु कोरल या प्रवाल को स्रावित करते हैं। प्रवाल निवय के पोलिपों से ये जनन प्रावस्था होती है। कुछ में पोलिप और कुछ में होते हैं मेडुसा। तो प्रवाल निवय के पोलिपों के लगातार मुकुलन से, मुकुलन आपने पढ़ा होगा ईस्ट में कि पौधे या जंतु के शरीर से एक अंगुली समान अतिवृद्धि निकलती है, जो बाद में मात्र पौधे या जीव जंतु से अलग होकर पूर्ण पौधे या पूर्ण जंतु में विकसित हो जाती है। तो ये मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो प्रवाल निवय के पोलिपों के लगातार मुकुलन से समुद्र में चूनेदार चट्टानों या कवच के बने टीले के समान रचनाएं बनते हैं, जिन्हें प्रवाल भित्तियां कहा जाता है, कोरल रीफ्स कहा जाता है। उसके बाद है मोती या मुक्ता संवर्धन। मोती प्राप्त होते हैं मोलस्का संघ के जंतुओं से। बटन, मोती, कोड़ी किन से प्राप्त होती है? मोलस्क वर्ग से, जिसमें शंख वगैरह आते हैं, सीपी आती हैं, ऑक्टोपस आते हैं। तो मोती, रत्न, मणियाँ ये मूल्यवान होते हैं। इस कार्य के लिए मोलस्का के हजारों टन कवच प्रतिवर्ष उपयोग में लाए जाते हैं। मोती किससे मिलते हैं? मुक्त सुक्तियों से, पर्ल ऑयस्टर से। तो पर्ल ऑयस्टर से अति सुंदर, आकर्षक तथा मूल्यवान मोती मिलते हैं। मोती देने वाली किस्म कौन सी है? पर्ल ऑयस्टर, CP। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। मोती किससे प्राप्त होती है? मुक्त सुक्तियों से या पर्ल ऑयस्टर से, इंग्लिश में पर्ल ऑयस्टर। कृत्रिम तकनीक के माध्यम से सीपियों को पालकर उनसे मुक्ता या मोती बनाकर प्राप्त करना मुक्ता या मोती संवर्धन, पर्ल कल्चर कहलाता है। मोती को एक मूल्यवान रत्न माना जाता है, जो प्राय सफ़ेद चमकीली गोलाकार संरचना होती है, जिसे ऑयस्टर जैसे मोलस्क अपने कवच के नीचे स्वयं की रक्षा के लिए स्रावित करते हैं। यह तकनीक सर्वप्रथम जापान में विकसित की गई थी। समुद्री ऑयस्टर से प्राप्त किए जाने वाले लिंगा मोती सबसे उत्तम माने जाते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सीपियों से प्राप्त मोती कम मूल्यवान होते हैं। समुद्र जल में अधिक मूल्यवान होते हैं। जंतुओं के अन्य महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। मधु या शहद, मोम, रेशम, लाख आदि के अलावा भी उपयोग हैं, जैसे रंग के लिए। तो कुछ सल्क कीट
जो कैक्टस पर रहते हैं उनके सूखे शरीर से टैनिन और कोचिनोल या कोकिनोल रंग प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। दूसरा अपमार्जक का कार्य है। कुछ कीटों द्वारा मृत पादपों व जंतुओं के शरीर को खाने के कारण उन्हें सड़ने व दुर्गंध फैलने से रोकते हैं, अर्थात अपमार्जक का कार्य करते हैं, सफाई कर्मचारी की तरह कार्य करते हैं, जैसे दीमक, तिलचट्टा आदि। औषधि महत्व के हैं कुछ कीट, जैसे ब्लिस्टर भृंग, आखिरले में पूछा गया था कैंथेराइडिन औषधि किससे प्राप्त होती है? ब्लिस्टर भृंगों से प्राप्त होती है, ब्लिस्टर बीटल्स से प्राप्त होती है। इसका उपयोग बालों को झड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। बालों को झड़ने से रोकने वाली कैंथेराइडिन औषधि किससे प्राप्त होती है? ब्लिस्टर भृंग नामक कीटों से प्राप्त होती है। मधुमक्खियों से प्राप्त मधु का उपयोग अल्सर को ठीक करने के लिए किया जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, कोचिनील कीटों से क्या प्राप्त होता है? कार्मिनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग कुकर, खांसी तथा चेहरे व सिर की तंत्रिका पीड़ा को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कैंथेराइडिन किससे प्राप्त होती है? ब्लिस्टर भृंग से। या ब्लिस्टर भृंग से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? कैंथेराइडिन। और यहाँ कार्मिनिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? कोचिनील कीट से। या कोचिनील कीट से कौन सी औषधि अम्ल प्राप्त होता है? कार्मिनिक अम्ल होता है। काम का क्या आता है, कहाँ पर काम आता है? कुकर, खांसी, चेहरे व सिर की तंत्रिका पीड़ा को ठीक करने के लिए। भोजन के रूप में आप जानते हैं मांसाहारी मनुष्य मेंढक, छिपकली, सांप, मछली आदि को भोजन के रूप में काम में लेते हैं। और पौधों में परागण में इनका महत्वपूर्ण रोल है, जैसे तितली, चींटी, मधुमक्खी, भृंग आदि एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाकर परागण क्रिया को संपन्न करते हैं। ये चैप्टर समाप्त हुआ।